फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिकली हम इसी चैप्टर को, मतलब जो समर कोर्स के हमारे जो सिलेबस बाकी थे उन्हें हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, पूरी तरीके से हम लोग उन्हें ख़त्म कर देंगे इन्हीं कुछ ही दिनों के अंदर। आपका बायो जो है वो जहाँ तक पढ़ाया गया था वहीं तक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ दोस्तों कि मेरा जो बायो का जो नोट्स था दोस्तों, वो कहीं गायब हो गए, कहीं गुम हो गए। मैं मुझे वो मिल नहीं रहे हैं, कहीं किताब किताब के अंदर धंस गए हैं। ठीक है, मुझे वो नहीं मिल रहे हैं। सो उनके बिना मैं प्रॉपरली आपको नहीं पढ़ा सकता। मतलब जितना मुझे याद है, अगर मैं उस बेसिस से आपको पढ़ाऊँ तो मैं आपको प्रॉपरली नहीं पढ़ा सकता। सो तो आपके बायो की क्लास वहीं तक रहेंगे जहाँ तक आपके 8 मंथ्स पहले पढ़ाए गए थे। ठीक है, इन दिनों में हम लोग इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इन तीनों को हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री आज ही ख़त्म हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैं आज पढ़ाऊँगा, ये लास्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, एंड जो बाकी जो रहेगा दोस्तों, इंग्लिश सुबह आपको एक शॉर्ट वीडियो जाएगा, रात को एक शॉर्ट वीडियो जाएगा ठीक इसी टाइम पे, और अगले दिन फिज़िक्स के सुबह एक वीडियो, रात को एक वीडियो चला जाएगा। तो आपके टोटली सिलेबस ख़त्म हो जाएंगे। मैथ्स में पढ़ा नहीं सकता। आईटी मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपको। ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट मैंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। मतलब पूरी तरीके से जितना समर तक पढ़ाया जाना चाहिए आप लोगों को, उस बेसिस से मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब केवल आपके लिए केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, बायो थे। उनमें से बायो भी मेरा कहीं गुम हो गया है। अब बचे केवल इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, जो कि मैं 3 दिनों के अंदर ख़त्म करवा दूँगा। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अगर आपको याद नहीं है कि हम लोग यहाँ तक क्या आए, कैसे आए, क्यों, कब आ गए, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लो, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहता है कि व्हेन एनी इलेक्ट्रिकली, ठीक है, व्हेन एनी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड particle be accelerated, then it produces electric field and magnetic field in the form of waves are called electromagnetic waves। मतलब क्या हुआ, कोई भी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल को जब हम लोग एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलरेट करने का क्या मतलब, जब हम लोग उसे, वो पार्टिकल रेस्ट में, हम लोग उसे मोशन करा रहे हैं। ठीक है, उस पार्टिकल को हम लोग मोशन करा रहे हैं, कैसे ना, इलेक्ट्रिकली। ठीक है, उसे हम लोग मोशन कैसे करा रहे हैं, इलेक्ट्रिकली हम लोग उसे मोशन करा रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को, ठीक है दोस्तों, इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ख़त्म नहीं हो गया दोस्तों, और भी है, मैं खाली साफ कर रहा हूँ। देखो, व्हेन एनी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल बी एक्सेलरेटेड, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सेंटेंस का मुताबिक जब कोई पार्टिकल, जब किसी पार्टिकल को, या कोई पार्टिकल जब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो, अपने अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी समा के रखा हुआ हो। ठीक है, कोई भी पार्टिकल जब अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को रखा हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकली वो चार्ज्ड हो चुका हो, और वही पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है, ठीक है, वही पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है, व्हेन एनी पार्टिकल, ठीक है, व्हेन एनी पार्टिकल चार्ज्ड be accelerated, then it produces electric field and magnetic field। जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाता है, जब कोई पार्टिकल अपने आप चार्ज्ड हो जाता है इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, मतलब अपने अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी को भर लेता है,
उस अवस्था में जब वो मोशन करता है या जब वो एक्सेलरेट करता है, ठीक है, एक्सेलरेट करने का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि अब गाड़ी में आप देखोगे एक्सेलेटर दबाओ, क्यों क्या आता है, आप जिस स्पीड में हो स्पीड को एनहांस करो, ठीक है। यहाँ पे आप रेस्ट पे थे, वो पार्टिकल रेस्ट पे था, मतलब कंप्लीट रेस्ट में नहीं था, वो थोड़ा थोड़ा मोशन कर रहा था, ठीक है। अभी अगर पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रिकली चार्ज दिया है तो उसका मतलब कि आपने उसको एक्साइटेड कर दिया। एक्साइटेड किए हुए किसी भी चीज़ को आप नॉर्मल कंडीशन में रख ही नहीं सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू अरेंज ए पार्टिकल कांस्टेंट। किसी पार्टिकल को एक्साइटेड करके आप उसे स्थिर अवस्था में नहीं रखवा सकते। वो एटलीस्ट वाइब्रेटरी मोशन करेगा, ओके, वो मतलब स्थिर नहीं रहेगा। मान लो आप रेसिडेंशियल कॉलेज में पढ़ रहे हो, 4 4 महीने 5 महीने तक आप घर नहीं लौटे, और और वो कॉलेज के चेयरमैन ने डिक्लेयर किया कि अगले एक हफ्ते के बाद आप घर जाओगे। और जब वो एक हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा, आप घर जब बस से जा रहे होगे ना, तो आप उस समय इतने एक्साइटेड स्टेट पे होगे, इतने फुदक फुदक रहे होंगे ना वहाँ पे, कि आपका मन नहीं करेगा कि मैं मतलब यहाँ पे बैठूँ, सीट पे बैठूँ। कंडक्टर बोलता रहेगा सीट पे बैठो भैया, सीट पे बैठो, लेकिन नहीं भैया, हमें तो घर जाना है। हम आज़ाद पंछी हैं। आज़ाद पंछी आज़ाद पंछी भी ज़्यादा समय तक किसी एक पेड़ पे नहीं बैठता। वो एक पेड़ से बैठेगा थोड़ी देर के लिए, दूसरे पेड़ पे वापस से चला जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो मोशन ही कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली वो मोशन में है। यहाँ पे इसलिए लिखा गया एक्सेलरेटेड, मतलब वो जो मोशन में है उसको थोड़ा एनहांस जब किया जाए उसको, ठीक है, वो उस पार्टिकल को जब हम एनहांस कर देंगे, उसके मोशन को जब हम उसके स्पीड को जब हम एनहांस कर देंगे, तब वो जब उसके स्पीड को हम लोग बढ़ा देंगे, उस इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल के स्पीड को जब हम लोग बढ़ा देंगे, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो कि वेव्स के फॉर्म में होंगे। किसके फॉर्म में होंगे? वेव्स के फॉर्म में होंगे, समझ रहे हो, जो कि वेव्स के फॉर्म में होंगे, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। शॉर्ट में बताता हूँ, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल का मतलब समझते हो, मतलब किसी पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो या इलेक्ट्रिक शॉक दो, या उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करवाओ, उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी भर दो जिससे कि वो चार्ज हो जाए। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को, अब इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मतलब कि आपने उसको हाइब्रिडाइज कर दिया, उसको आपने एक्सेलरेट कर दिया, सॉरी, उसको मतलब आपने मोशन के अंदर ले दिया, आपने उसको एक्साइटेड स्टेट के अंदर ले आया आप उसको, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि वो एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब वो भी क्या मोशन कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे मोशन कर रहा है, वो धीरे धीरे स्पीड में है, थोड़ा थोड़ा स्पीड मोशन कर रहा है। उसको जब आप एक्सेलरेट करोगे, ठीक है, जैसे भी हो कैसे भी हो, आप जब उसको एक्सेलरेट करोगे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करके आप उसे एक्सेलरेट करोगे। एक्सेलरेट करोगे मतलब आप उसके स्पीड को बूस्ट कर दोगे, स्पीड को एनहांस कर दोगे। तब जब आप किसी जब आप किसी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करोगे, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्रिएट करेगा वेव्स के रूप में, ठीक है, तरंगों के रूपों में वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, और उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी। ओके, समझ गए थ्योरी क्या है? देन इट इज डिनोटेड एज, ठीक है, इट इज डिनोटेड एज E is equals to H nu, E is equals to H nu, ठीक है।
ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। थोड़ा वी जैसा दिखता है पेपर में, जब आप लिखोगे ना ये कुछ ऐसा ऐसा खींचा आता है, ठीक है। मैं शॉर्ट स्पेस पे मैं ऐसा कर नहीं पा रहा, ऐसे ही खींचा आता है, ठीक है। एनीवेज, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो आपको क्या मालूम है, सी इज इक्वल्स टू, सी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद है या भूल गए? तो सी का फॉर्मूला क्या था, लामड़ा इंटू न्यू, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, न्यू बोला जाता है इसे, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, न्यू, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, याद है या सब भूल गए? एच क्या है, एच आपका है प्लांक्स कांस्टेंट, और प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, याद है कि भूल गए सब? अजीत कद्दू, क्या याद रहेगा यार। नहीं, क्या यार याद रहेगा वो, यार क्या यार, कद्दू सा चीज याद दिलवा रहे हो हमें भाई। प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो है आपका 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, समझ गए? ये दोस्तों प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू था, ठीक है। ये प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू था। तो आपको पता है सी इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई न्यू होता है, और यदि मुझे न्यू का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेसिकली, सी बाई लैम्बडा लिख सकता हूँ, है कि नहीं। मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो ये सिंपली यहाँ पे चला आएगा डिवाइड होकर, तो चला आया वहीं पे, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्बडा, ठीक है। न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्बडा। तो जब इतना जब हो गया तो यहाँ पे ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे जो यहाँ पे मैं इस न्यू के जगह में ये इसे पुट कर सकता हूँ, इसे मैं इस न्यू की जगह इसे पुट करूँगा, चलेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा एच सी बाय लामड़ा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आगे ना, ई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लामड़ा। ये फॉर्मूला याद कर लो बेटा कि ई इज इक्वल्स टू, ठीक है, ई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लामड़ा, याद कर लो। ई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लामड़ा, याद कर लो, ठीक है। यानी कि एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ ए वेव। ओके, फॉर्मूला याद हो गया। तो अब एक काम करते हैं, क्यों ना अभी हम लोग जो है अभी हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कुछ सवाल से हम लोग जो है दोस्तों अटेम्प्ट लेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन पूछा है, एफ इज इक्वल्स टू 200 मेगा हॉर्स, ठीक है, 200 मेगा हॉर्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 200 मेगा हॉर्स इज इक्वल्स टू डैश हॉर्स होगा। 200 मेगा हॉर्स को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, 200
इंटू 10⁶ हर्ज लिख सकता हूँ ना, 200 इंटू 10⁶ हर्ज लिख सकता हूँ, 200 इंटू 10⁶ हर्ज लिख सकता हूँ। या फिर देखो मेगा हर्ज है ना, इसको आपको इसे आपको हटाना है, आपको इसे हटाना है। कैसे हटाना है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। 200 इंटू 10⁶ हर्ज हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे देखो 200 जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 10⁸ हर्ज। कैसे हुआ, क्योंकि देखो 2 में 10⁻² मल्टीप्लाइड होकर था, इंटू 10⁶ मल्टीप्लाइड होकर था। यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10⁻² इंटू 10⁶। सो टोटल हो जाएगा कितना, 10⁸ हर्ज। ओके, सो 2 इंटू 10⁸ हर्ज होंगे, तो पता चल गया आपको। सो F इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁸ हर्ज में मिल गया यहाँ पे F। देन अब फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो। E इज इक्वल्स टू क्या है, एच न्यू। अब फॉर्मूला हमें पुट करना है, फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। हमें E निकालना है, हमें E निकालना है। H का वैल्यू हमें पता है कितना, 6.625 इंटू 10⁻⁻34। बेसिकली सिंपल से कैलकुलेशन है, 10⁻⁻34 इंटू, भाई न्यू का वैल्यू कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला था कि न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड एज दिस सिंबल, ओके, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड एज दिस सिंबल। सो दिस सिंबल का वैल्यू कितना है, इंटू 2 इंटू 10⁸ हर्ज। कैलकुलेट कर दो, ठीक है। कैलकुलेट करने से आपका आंसर आ जाएगा 13.25 इंटू 10⁻⁻26 जूल, 10⁻⁻26 जूल, ठीक है। यहाँ पे हॉर्स एंड प्लांट्स कांस्टेंट कैलकुलेट करने पे जी निकल गया है, ठीक है। सो अच्छा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं इसका एक वैल्यू घटाकर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, मैं आ, मुझे मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिला, E इज इक्वल्स टू 13.25 इंटू 10⁻⁻26 जूल माइनस 26 जूल हुआ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं इसका वैल्यू यहाँ पे घटा दूंगा, तो मैं क्या लिखूँगा, 1.325 इंटू 10⁻⁻25 जूल वैल्यू इसका इतना हो जाएगा। यहाँ पे जब आप इसका एक वैल्यू, जब आप यहाँ से यहाँ तक का एक वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ से भी एक वैल्यू आपको घटा देना है, ठीक है। एक वैल्यू यहाँ से और घटा देना है। मैंने यहाँ पे +1 क्यों लिखा जानते हो, -26 है यहाँ पे,
मैंने यहाँ पे इसलिए +1 लिखा जिससे कि ये -25 पे चला गया। ठीक है, कैलकुलेशन एकदम सही। एंड इसको देखो, इसको आप जितना सिंप्लीफाई करके लिखोगे आपको लिखना बेटर होगा। ओके, इसी तरीके से मैं आपको एक और क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको एक होम टास्क देता हूँ। ये होम टास्क है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। पिछली बार मैंने आपको न्यू का वैल्यू दिया था, इस बार क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है लामड़ा का वैल्यू इस बार दिया है 6625 nm, ठीक है, 6625 nm। अगर लामड़ा जो है वो वेवलेंथ है, ठीक है, 6625 nm। सो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा मैं आपको खाली बता देता हूँ। देखो 6625 इंटू 10⁻⁻⁹ -9 यहाँ पे है कि नहीं। अच्छा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये जो 66259 नैनोमीटर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, यूनिट हमेशा देखो यहाँ पे नैनोमीटर दिया गया है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। हमें देखो फर्स्ट क्लास, इसके फर्स्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाए थे, ठीक है, वेव्स जब हमने शुरू किए थे फर्स्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाए थे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर को मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर 10⁻⁻6-7 सेंटीमीटर। जो तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे नैनोमीटर दिया गया है। सो नैनोमीटर जो है वो यहाँ पे आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सभी कुछ आप ऐसा ही में करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6625 के साथ बेसिकली 10⁻⁻9 मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। या उससे आप लिख सकते हो 6.625। अगर आप उसे और भी सिंप्लीफाई करोगे तो आप उसे कुछ इस तरीके से लिखोगे 6.625 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, 6.625 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। आपको पहले याद होगा E इज इक्वल्स टू एच न्यू, हमने थोड़ी देर पहले बोला, ठीक है। मैं आपको खाली हिंट्स बता रहा हूँ। और न्यू की जगह आप लिख सकते हो, यहाँ पे आपको न्यू का वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको न्यू को भी खोलना पड़ेगा। न्यू को कैसे खोला जाता है, न्यू का फॉर्मूला क्या है, c/λ। तो E इज इक्वल्स टू hc/λ। देन फॉर्मूला बता दिया, पुट करो, ठीक है। जो आंसर जो यहाँ पे निकलेगा, आंसर जो निकल के आएगा वो आपके सामने आ जाएगा कितना, 10⁻⁻20 इंटू 3 आएगा, ठीक है। इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे, अगर आप इसे और भी छोटा करोगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा 13⁻⁻19। ओके, वैल्यू इतना आ जाएगा। 3 को आपने इसके सामने मल्टीप्लाई कर दिया और एक यहाँ पे प्लस ऐड हो जाएगा, ओके, वैल्यू एक घट गया। एनीवेज आंसर इतना ही आएगा। कैसे आएगा, 13.19 आंसर आएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन खाली आपको इतना है, ठीक है, क्वेश्चन आपको इतना गिवन है, लामड़ा का वैल्यू गिवन है, उसको भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, मीटर में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया, 6.625 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इसको आप पुट करोगे, एनर्जी कैलकुलेट करोगे, लामड़ा का वैल्यू निकाल के आंसर आपका इतना आएगा। ओके, सो अब यहीं पे आप लोग एक और चीज़ याद रखना, इसी वेव्स में, ठीक है, हमने वेव्स का हमने क्या सीखा, एनर्जी कैलकुलेट करना सीखा। अब
आपको मैंने जो भी क्वेश्चंस दिए वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड थे और वेवलेंथ के ऊपर बेस्ड थे। अभी अगर आपको वेलोसिटी पूछे, समझ रहे हो, यदि आपको वेलोसिटी पूछे लाइट का नहीं, आप सोच रहे हो कि आपको यदि सी पूछेगा तो क्या करोगे, सी पूछेगा तो कुछ नहीं, बेसिकली उसी फॉर्मूले को उल्टा सुल्टा करके हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बेटा, आपको यहाँ पे बता दूं, सी का मतलब यहाँ पे लाइट की स्पीड का है, ना कि वेव की स्पीड का। बात को समझो, सी हम लोग अब तक किस बात के लिए ले रहे थे, लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग जो वेलोसिटी निकालेंगे वो होगा वेव का वेलोसिटी, ठीक है, वेव का वेलोसिटी। तो वेव का वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, ठीक है, जो वेव का जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे कितना आएगा, वी nth में लिख रहा हूँ इज इक्वल्स टू 2.188, ठीक है, 2.188 इंटू 10⁶ इंटू z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है दोस्तों किसका, हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए वेव, ओके। ये दोस्तों वेलोसिटी ऑफ ए वेव का फॉर्मूला था, ये किसका फॉर्मूला था, वेलोसिटी ऑफ ए वेव का फॉर्मूला था ये, ठीक है। वी एन इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁶ जेड बाई एन, ठीक है। 2.8 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, दिस इज द velocity of a wave, ओके। फॉर्मूला याद कर लो। देखो यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन आए कि सर यहाँ पे z क्या है, z यहाँ पे बेसिकली जो जो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, आपको याद है हमने आपको पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हमने आपको पढ़ाया था, z क्या है n क्या है मैंने आपको बताया था उस टाइम में, हाँ। Z is equals to atomic number and n is equals to atomic number का जो ऊपर का मान, ये सपोज हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, सपोज सपोज एक सवाल करना, सपोज Li2+, सपोज Li2+, Li क्या है, लिथियम, लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसलिए 2+ लिखा गया। तो Z यहाँ पे क्या होगा, पीरियोडिक टेबल पे लिथियम कितने नंबर पे है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नंबर पे, तो यहाँ पे उसका एटॉमिक स्टेट अगर देखा जाए तो Z का वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा। N क्या है, N यहाँ पे देखो इसे बोला था N, nth नंबर, अब जो V nth लिखा गया ना, तो यहाँ पे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो आपको यहाँ पे 2 ऐड नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे आपको 2 नहीं लिखना, अगर यहाँ पे आप 2 लिखोगे तो गलत आंसर निकलेगा, आपको इसी का ही वैल्यू निकालना है ना, ये अलग है, ठीक है, ये सिमिलरिटी नहीं है, ये अलग है, ठीक है। एन का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे लिथियम का जो क्वांटिटी हमें दिखा रहा है वो 2+ यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे 2+ दिखा रहा है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। और जबकि लिथियम पीरियडिक टेबल पे 3 नंबर स्टेट पे आता है तो यहाँ पे जेड का वैल्यू भी 3 आ जाएगा, पता चल गया जेड क्या है, एन क्या है, कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। एक सवाल कर लेते हैं,
यहाँ पे लिथियम 2+ उसी का ही मैं चलो देखता हूँ। लिथियम 2+ का आप यहाँ पे निकालो, उसका वेलोसिटी निकालो। ठीक है, लिथियम 2+ का कैलकुलेट करो। ठीक है, कैलकुलेट करो। बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे वही फॉर्मूला बताना डालना है। Z/N की जगह वो वैल्यू मैंने आपको बता दिया। Z इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल्स टू 2, 3/2 कैलकुलेट कर दोगे, जितना आंसर निकलेगा, आंसर यहाँ पे निकलेगा इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे निकलेगा क्या, 3.282 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसका वैल्यू कुछ इतना ही आएगा। ओके, सो नेक्स्ट आता है दोस्तों एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों एनर्जी। एनर्जी का एनर्जी भी ज़्यादा कुछ नहीं है। एनर्जी यहाँ पे खाली भाई एनर्जी तो हमने वहाँ पे भी कैलकुलेट किया था। वो एनर्जी पापा अलग है, ये एनर्जी पापा अलग है। ठीक है, वो ई का वैल्यू अलग है। देखो अगर वो उस तरीके के ई के लिए सवाल कैसे कैसे आएंगे, सपोज उस तरीके के ई के लिए सवाल आएंगे। फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला होगा। ठीक है, मतलब किसी का भी आपको वहाँ पे कोई रैंडमली आपको गिवन होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का आपको वैल्यू रैंडमली गिवन होगा, वहाँ से आपको, हाँ वहाँ से आपको निकालना है उसका value। ठीक है, तो वहाँ से आपको उसका वैल्यू निकालना है। अब मतलब समझ गया ना क्वेश्चन कैसे आएंगे। वो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको रैंडमली न्यू का वैल्यू या वी का वैल्यू या सी का वैल्यू रैंडमली कोई भी एक डाटा दिया गया होगा, कोई भी। ठीक है, मतलब उसमें कोई किसी स्पेशल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कुछ भी नहीं। ऐसा न्यू का वैल्यू दे दिया 6625 नैनोमीटर, कैलकुलेट इज इट्स एनर्जी। या फ्रीक्वेंसी आपको गिवन दे दिया कितना, 200 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसे जो चीज़ें हैं वो आपको ऐसे रैंडमली एक नंबर दे दिया होगा, उसका आपको एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला होगा। लेकिन जब बात आती है किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन में आपको जब एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, तब आपको वहाँ पे उसका दोस्तों एक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एनर्जी के लिए वहाँ पे आपको बेसिकली एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये ज़्यादा कुछ बड़ा सवाल नहीं है। -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। ठीक है, वहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं, वहाँ पे जो आप वैल्यू पुट करते थे यहाँ पे वही है, खाली यहाँ पे Z के ऊपर स्क्वायर लग गया, N के ऊपर स्क्वायर लग गया, और बाकी इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं की गई है। ओके, अगर आपको इसके ऊपर बेस्ड सवाल करने हैं तो मैं यहाँ पे
कुछ सवाल मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस को आप करना, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना इन दोनों का आंसर कितना निकलेगा। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट हम लोग पढ़ा देते हैं आज के लिए। हम लोग आज लास्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे आपको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली है क्या, जब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन को यहाँ पे आपको एक्साइटेड स्टेट में लाना पड़ेगा। ठीक है, आपको याद है, आपको पता है हमेशा हाइड्रोजन कभी सिंगल नहीं रहता, वो हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मतलब जब आप यहाँ पे उसको एक्साइटेड करोगे, ठीक है, जब आप उसको एक्साइटेड करोगे तो एक्साइटेड करने के दौरान उसके उसके एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे, मतलब उसको आप कितना एनर्जी देकर आप उसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक ले सकते हो। हाइड्रोजन नॉर्मल अवस्था में है, हाँ, उसका एक पर्टिकुलर एक एनर्जी है, मतलब नॉर्मल अवस्था में उसने कुछ एनर्जी कंज्यूम करके रखा है, आपने उसको किसी भी तरीके से एक्साइटेड कर दिया, उसको आपने इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया या उसको आपने कुछ भी अदर चार्ज दिया, आपने उसको एक्साइटेड कर दिया। अब आपने जो उसको एक्साइटेड किया उसके लिए, ठीक है, आपने जो भी उसको एक्साइटेड कर दिया उसको, मतलब जब वो ग्राउंड स्टेट में था उसका एनर्जी कितना था, जब वो एक्साइटेड स्टेट में गया उसका एनर्जी कितना हुआ, यहाँ पे डेल ई कैलकुलेट होगा। डेल का मतलब टोटल। ठीक है, फिजिक्स में 2 साल, अगले 2 साल आपको इसी के ऊपर बेस्ड पढ़ा जाएंगे, डी ई या डेल ई, डेल टी, डी टी, डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे पढ़ाया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आपको डेल टी या डेल ई जहाँ पे सिंगल लिखने को मिलेगा, ठीक है, उसका मतलब सम यानी कि टोटल। ठीक है, समेशन, टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी इज सिंबलाइज्ड बाय डेली। ठीक है, टोटल एनर्जी इज सिंबलाइज्ड बाय डेली। ठीक है, इसी का मतलब दोस्तों है टोटल एनर्जी। ओके, सो हम लोग तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अब वो स्टेट पता कैसे चलेगा दोस्तों, हमने यहाँ पे जो लिथियम 2+ हमने लिया था, हम उसको एक्साइटेड कर देंगे, लिथियम 3+ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका एक वैल्यू ले जाएंगे हम लोग N1, इसका हम लोग एक वैल्यू ले जाएंगे N2। ठीक है, ये N1 से N2 की तरफ आया, हम ये 2+ में था, हमने उसको एक्साइटेड कर दिया, इससे हमने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो गई है, इसके इसको फुलफिल होने के लिए, यानी कि इसके शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उसके हमने 1 और इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया। पहले से तो 2 इलेक्ट्रॉन गायब थे, हमने उसमें से 1 और इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया। ठीक है, मतलब हमने अभी इसको एक्साइटेड कर दिया। ठीक है, ये अभी था कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में था, अभी हमने इसको कहाँ पे ले आए, हमने इसे एक्साइटेड स्टेट में हम इसे ले आए। ठीक है, अब जो हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले आए तो यहाँ पे ये अभी क्या बन गया, N2 यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं EN2, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं EN1। EN2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी। ठीक है, फाइनल स्टेट, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे डेल ई हमें काउंट करना है, टोटल काउंट करना है, मतलब इसके वैल्यू को काउंट करना है। ये जो एरो मार्क मैंने दिया ना, इसी के वैल्यू को काउंट करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक कितना एनर्जी लगा इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, उसी एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डेल ई को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे डेल ई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, EN2 माइनस EN1। ठीक है, ये हो जाएगा। सो करते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल ई इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे डेल ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, डेल ई इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई एन टू माइनस ई एन वन बन जाएगा ना, ई एन टू माइनस ई एन वन। अच्छा बताओ, हमने एनर्जी का फॉर्मूला पहले हमने क्या पढ़ा, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, ई एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एच सी वाई लैम्डा था, इज इक्वल्स टू ई एन टू, ठीक है, यहाँ पे एन टू है तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। প্রধানত পড়তে করতাম ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল কমিছে ফিজিক্স पूरा मैथ से मैथ पढ़ते थे प्रिंट कर दिया पढ़ी बोल कितने पे छोड़ो तो सो ई एन टू का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन टू स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन वन होल स्क्वायर, है कि नहीं। अरे यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -13.6 होल इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर, ई एन टू का हमें निकालना है, माइनस ऑफ -13.6 होल इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन वन होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और टोटल यहाँ पे जब आपको इन सभी को जो मैथमेटिकली आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे प्लस हो गया। अब क्या होगा कि आप इसको अल्टरनेट कर दो, ठीक है, इसकी पोजीशन यहाँ पे ले आओ, इसकी पोजीशन यहाँ पे रख लो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको यहीं पे शॉर्ट में समझा देता हूँ, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप इसे अल्टरनेट कर दो आपके इजी मेथड के लिए, फर्स्ट में प्लस रख दो, लास्ट में माइनस रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 13.6 ये वैल्यू कॉमन है ना, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू कॉमन है ना, इनको कॉमन ले आओ, यानी कि 13.6 इंटू जेड स्क्वायर होल इंटू 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे लिखने का मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसलिए मैं प्रॉपरली लिख नहीं पा रहा हूँ, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ना, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर होल इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस, सॉरी एन, हाँ ठीक है, हमने इसको अल्टरनेट कर दिया था, 1/n2 स्क्वायर, ओके। सो होल ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि, अच्छा ये जो 13.6 जेड स्क्वायर है, एक्चुअली देखो हमने यहाँ पे पहले यहाँ पे लिया था ना, हमने यहाँ पे एच सी वाई लैम्डा लिया था ना, इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू इतना निकला था, है कि नहीं। तो मुझे इस एच सी को मुझे मतलब काटना है, कटिंग कुटिंग करनी है, तो इसे काटने के लिए, ठीक है, इसे काटने के लिए मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ना, एच सी बाई लैम्डा इंटू एच सी बाई लैम्डा इंटू 1/hc, एच सी बाई लैम्डा इंटू 1/hc। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली मुझे इसके नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एच सी, ठीक है, इसके नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना, इसके नीचे मल्टीप्लाई करना है
तो जिससे क्या हो जाएगा, एच सी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा। यहाँ पे स्पेस की बहुत कमी है, इसलिए मैं आपको खाली समझा रहा हूँ। आप एक बार अच्छे से इसको, जो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप एक बार अच्छे से कॉपी में लिख लो, एक रफ पेज में लिख लो, आप समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, एच सी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, 1/λ बचेगा, है कि नहीं। ये यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/λ इज इक्वल्स टू 13.6 अपॉन एच सी था इंटू Z² भाई, वो जो 1/n1² 1/n2², जो ऐसा था। ठीक है, था। अब ये जो 13.h/hc, ठीक है, इसे डिनोट करा जाता है किस सिंबल से, आर सिंबल से। आर का वैल्यू, आर का मतलब क्या है, यहाँ पे आर को यहाँ पे क्या पढ़ा जाता है, आर को यहाँ पे पढ़ा जाता है रेडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या पढ़ा जाता है इसको, रेडबर्ग्स कांस्टेंट पढ़ा जाता है। ठीक है, आर आर को यहाँ पे पढ़ा जाता है रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है दोस्तों 13.6 अपॉन एच सी। ठीक है, यदि कोई आपको सवाल पूछे रेडबर्ग कांस्टेंट के ऊपर कैलकुलेट आर, तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 1/λ इज इक्वल टू 13.6 अपॉन एच सी इंटू Z² होल इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो अगर हम इसको असेंबल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, 1/λ इज इक्वल्स टू RZ² होल इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये हमारा एक फॉर्मूला बना किसका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। ठीक है, आर यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपको याद रखना है, जो कि है 13.6/hc। ओके, सो खत्म हो गया। अभी इसके ऊपर बेस्ड आपको एक प्रॉब्लम करना है, बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं। रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता है, ये है। इसे आप पुट करो, इसको पुट ना ही करो। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉब्लम में इसको पुट ना करो, क्योंकि देखो ये बहुत आपको परेशान करेगा। ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा ये कैसे होता है। एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, लैम्ब्डा कैलकुलेट करने को बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे n2 का वैल्यू हो जाएगा 2 आपका फाइनल, हाँ फाइनल, और ये इनिशियल। ओके, सो आपको फॉर्मूला क्या याद है, 1/λ इज इक्वल्स टू R होल इंटू 1² होल इंटू 1/1² 1² 1/1² माइनस 2²। So this implies 1/r is equals to R whole into 1 माइनस 1/4, है कि नहीं। इसका वैल्यू कुछ ऐसा निकलेगा, 1/r इज इक्वल्स टू R इंटू 1 माइनस 1/4 निकलेगा। ठीक है, 1 माइनस 1/4 को जब आप कैलकुलेट कर दोगे तो उसका आंसर क्या निकलेगा कि 1/λ
इज इक्वल्स टू आर इंटू 3/4। ठीक है, वो जो 1 - 1/4 है उसको आप कैलकुलेट कर दोगे, आंसर निकलेगा 3/4। तो अब देखो खेल यहीं पे है, ठीक है, यहीं पे ही खेल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, आपकी सुविधा के लिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आपकी सुविधा के लिए मैं इसे ऐसे लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ, R3/4। ठीक है, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आता है कि 3R लैम्बडा, ठीक है, 3R लैम्बडा अपॉन 3R लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4 निकलता है ना। 3R लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1, 4 निकलता है। तो हमें पूछा गया था वेवलेंथ, क्वेश्चन में लिखा था हमें पूछा गया था वेवलेंथ। तो वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो जाता है, 4/3R हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू याद करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस पर और भी अगर खोल दूँ तो वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 4/3। ठीक है, मैं इसको अगर और भी यदि खोल दूँ तो इसका वैल्यू बेसिकली इतना निकल के आएगा क्या, 4/3 इंटू 1/r ना, इसका वैल्यू इतना निकलेगा ना, 1/r। यहाँ पे दोस्तों इतना याद रखो, 1/r का एक वैल्यू है, 1/r का वैल्यू होता है 912 एमस्ट्रॉन्ग। कितना होता है, 912 एमस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, 1/r का वैल्यू हमेशा याद रखना। इसीलिए मैंने आपको बोला था रेडबर्ग कांस्टेंट वहाँ पे अप्लाई मत करना, मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पे तो अप्लाई हो रहा है, उसका वैल्यू आपको यहाँ पे पुट नहीं करना है वहाँ पे। उसका वैल्यू अगर आप वहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको यहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, रेडबर्ग वहाँ पे जो 13.6 से डिवाइडेड बाय एच सी जो था उसको वहाँ पे पुट नहीं करना है, हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 1/r आपको यहाँ पे निकाल लेना है। ठीक है, इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने भी प्रॉब्लम करा था। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है तो ख़त्म कर देते हैं हम जल्दी से। ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 1/r हो गया। अब अब लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4/3। 1/r का वैल्यू मैंने आपको बोला था वहाँ पे 912 डालने को, इंटू 912 कैलकुलेट कर दो। ठीक है, 3 से अगर आप इसको काटोगे तो आंसर निकल के आएगा 304। 304 से अगर आप इसको कैलकुलेट कर दोगे आंसर निकल के आएगा 1216 एमस्ट्रॉन्ग, आंसर निकल के आएगा। ओके, तो ऐसे किया जाता है इसका कैलकुलेशन। समझ में आया। अच्छा, मैं आपको एक और सवाल देता हूँ, होमवर्क करके लाना ये। ठीक है, n2 का वैल्यू बेसिकली है 3, n1 का वैल्यू यहाँ पे है 1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ओके, ये होमवर्क आज के लिए मैंने आपको कल 3 होमवर्क दिया है। वेलोसिटी से एक होमवर्क दिया था, नहीं 4 होमवर्क दिया है शायद। वेलोसिटी से एक दिया है जो फर्स्ट एनर्जी कैलकुलेटर, जिसमें कि आप रैंडमली किसी का वैल्यू दिया होगा उसको आपको कैलकुलेट करना है, वो मैंने आपको एक शायद दिया है। वेलोसिटी का मैंने आपको दिया है, और अभी मैं ये आपको दे रहा हूँ। टोटल आपको 4 HW दिए जा रहे हैं, आंसर कर लेना। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर कितना निकलेगा जानते हो? मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर निकलेगा 10। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो कितना निकलेगा, 1026 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा कैलकुलेट करना। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ओके प्यारे भाई,
PSM के लिए एक सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, ठीक है। तो आज का यहाँ पे आपका समर क्लास का केमिस्ट्री ख़त्म होता है। समर क्लासेस के जो केमिस्ट्री का क्लास आज ख़त्म होता है। कल इंग्लिश के सुबह के एक, रात को एक वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। और परसों भी इसी तरीके सुबह एक, रात को एक फिजिक्स आ जाएगा। आपका ख़त्म हो जाएगा समर कोर्स का सिलेबस, ठीक है। देन जब जब 2025 का काउंसिल एग्ज़ाम ख़त्म होगा, क्योंकि मैं भी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो जब 2025 का काउंसिल एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से रेगुलर शुरू हो जाएंगे आपके क्लासेस। रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकेंड ईयर हम लोग धड़ाके से पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा प्लानिंग दोस्तों क्या है कि मैं इसके बाद में MCA करूँगा, ठीक है। +2 मेरा करियर ख़त्म होने के बाद में मैं MCA करूँगा, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मुझे कंप्यूटर में ज़्यादा दिलचस्पी है। मैं जैसे IT पढ़ाऊँगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे कंप्यूटर में दिलचस्पी किस हद तक है, ठीक है। तो वहाँ पे जब हमारा आपका +2 का टोटल सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, काउंसिल का टोटल सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तब मैं MCA के ऊपर आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। +2 ख़त्म होने के बाद में MCA वीडियोस इस चैनल पे आने लगेंगी, ठीक है। जो कि अगर बच्चों को कुछ हेल्प हो सके, MCA के वीडियोस यहाँ पे आने लगेंगे इस चैनल पे। मैं JEE नीट के लिए नहीं पढ़ा सकता। फ्यूचर में JEE नीट के लिए अगर मैं पढ़ा सकूँ, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। अगर टीचर्स आए तो बढ़िया, कोई अन्य टीचर आके अगर आपको JEE नीट के ऊपर प्रिपरेशन करे, या कई बार आपको वन शॉट वीडियोस भी देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के लिए। वन शॉट एटॉमिक स्ट्रक्चर या वन शॉट हाइड्रो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ऐसे ऐसे जो ये सब्जेक्ट्स, ठीक है। वन शॉट वीडियोस, JEE नीट प्रिपरेशन, क्रैश कोर्सेस, सभी के लिए अलग अलग टीचर्स आएंगे, आ सकते हैं फ्यूचर में। मैं दुआ करता हूँ ऐसा अभी नहीं आए। हमारा आपका, मैं तो अकेला ही पढ़ा रहा हूँ, आप भी ऐसे हमारा आपका संबंध ही रहेगा, ठीक है। एंड पता चला ना क्या करना है। सब्सक्राइब टू PSM, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 15 दिनों तक मैं अभी हूँ अपने चैनल के पास में, ओके। अलविदा।